निकाल राहुल गांधी जी एक मिनट आफ्टर राहुल गांधी। Speaker sir, thank you for giving me this opportunity. जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चरल मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहाँ हैं। और मैं चाहता हूँ, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूँ कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफ़ी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री बालू जी, नो। I also associate with Rahul ji at the same time. For the past 2 months, Tamil Nadu is really under severe flood waters. Even today, our CM Tamil Nadu has gone around the suburban area of Chennai, and over the past 31 days, he is on the knee-deep waters. Sir, I have given myself and Dayanidhi Maran has given a calling attention motion even yesterday. It has not been charted out. Every day I am seeing the list of business. I have given 193 notice. I have given calling attention motion. Then when are you going to take up the matter to the house, in the house, so that we can discuss the matter? Sir, it is a very, very, very serious matter. I was going on after you for the past 10 days. I am going on request you to translate it. माननीय सदस्य सीट पर नहीं बैठे हैं। No. Sir, श्री ए गणेश मूर्ति जी, sir. आपने मुझे मौका दिया है 0 आवर में बोलने का। आज का एक नया हिंदुस्तान 2014 से लेकर अब तक, खासकर सड़कों के मामले में माननीय गडकरी जी के प्रयासों से जिस प्रकार से देश में जाल बिछाया गया है और कनेक्टिविटी जो पहले बहुत कम दूर, ज़्यादा समय में हम पहुंच पाते थे, कम समय में ये सड़कें तैयार हुई हैं। मेरी आपके माध्यम से 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र के बारे में रखना चाहता हूँ। एक सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है 334 नंबर, जो मेरठ से झज्जर होते हुए लोहारू तक जाती है। उस पर 10,000 से ज़्यादा ट्रक डेली जाते हैं माइनिंग के नाम पर, उसको 4 लेन किया जाए। इसी प्रकार से 3 सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग 71 जो पानीपत रोहतक और गोहाना से उठाकर और 150 किलोमीटर के बाद शिवानी में जुड़ जाती है, लगभग 152 किलोमीटर है। सैद्धांतिक तौर पर भारतमाला के दौरान माननीय गडकरी जी ने उसमें डाला गया है। मेरी प्रार्थना है कि एक तो ये सड़क और दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग
9 से उठाकर इंसार से रिवाड़ी तक आज से 5 साल पहले जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, उस सड़क को भी भारतमाला के दूसरे प्रोग्राम में डाला जाए। तीसरी सड़क माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के चुनाव में डिक्लेयर किया था कि जो लुहानी से लेकर और बहल राजगढ़ होते हुए ये सड़क बनाई जाएगी, ये तीनों सड़कों का बनाया जाए। एक 152D जो सड़क है मेरी समझपुर के पास से ढाणी फोगाट और रामनगर तक का एक सर्विस रोड 152D में बनाया जाए। इसी प्रकार से स्पीकर साहब 152D के ऊपर कुछ 16 फुट के कच्चे पाथ हैं जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना ले जाया जाता है, उसके बारे में भी कोई उसकी ऊंचाई कम सुधार किया जाए। इसी प्रकार से मेरा भिवानी लोहारू राष्ट्रीय राजमार्ग 709 नंबर, इनमें 2 बड़े कस्बे लगते हैं लोहानी और जूही में, इन दोनों में बाईपास बनाया जाए ताकि यहाँ पर जाम ना लगे। भिवानी जींद 709A और 148B पर 5 सड़कें लगती हैं, वहाँ पर एक जंक्शन बनाया जाए ताकि जाम ना लग सके। 2-3 चीजें और हैं, मैं माननीय गडकरी जी को लिखकर दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, in the last month, our Chief Minister met Honorable Prime Minister with a very crucial issue, that border security force are penetrating 50 kilometers inside the border area, and they are taking the possession which is not being supported by the government of West Bengal. Our humble submission to the government that it will become a law and order problem ultimately if up to 50 kilometers encroachment takes place by the border security force in any state of affairs. It was in Gujarat, sir, 80 kilometers. Now it has come up to 50 kilometers. It is not only Bengal. In 4 other states, same thing happened. Sir, you are well aware that what happened in Nagaland also. This deployment of central forces in different places will never be good for the government. So our humble submission to the government that immediately let them back to the border areas according to the system, according to their jurisdiction, and cancel and withdraw the order that BSF can take entry up to 50 kilometers of a state's jurisdiction, which is totally opposed to the federal structure of the government functioning. And we hope it will be implemented immediately. एक गणेश मूर्ति जी, एक गणेश मूर्ति जी। हेलो सर, हाँ बताइए। தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். தென்னக ரயில்வே சேலம் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் நகரங்களுக்கு தொழில்துறையில் முன்னேறிய நகரங்களாகும். ஈரோட்டிலிருந்து திருப்பூர், கோவை செல்லும் ரயில்களில் திருப்பூர் மற்றும் கோவையில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களும் பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் கடைநிலை ஊழியர்களும் மற்றும் அலுவலர்களும் பணி நிமித்தமாக தினந்தோறும் காலையில் சென்று மாலையில் ஈரோடு திரும்புகிறார்கள். இப்போதைய மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் ஒன்றிய அரசின் ரயில்வே துறை அமைச்சராக இருந்தபோது 25 ரூபாய் கட்டணத்தில் 100 கிலோமீட்டர் சென்று வர இசாத் என்னும் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தினார்கள். அப்போது ஈரோடு தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக நான் இருந்ததால் அத்திட்டத்தின் மூலம் ஈரோட்டிலிருந்து திருப்பூர், கோவை, சேலம், கரூர் வரை செல்லும் வேலைக்காக தொழிலாளர்களுக்கு சுமார் 6000 அனுமதி சீட்டு பெற்று தந்தேன். அந்த அளவிற்கு ஈரோட்டிலிருந்து திருப்பூர், கோவை, சேலம், கரூர் ஆகிய இடங்களுக்கு தொழிலாளர்கள் வேலை காரணமாக தினந்தோறும் சென்று வந்தார்கள். இப்போது அதைவிட அதிகமான தொழிலாளர்கள் ஈரோட்டிலிருந்து திருப்பூர், கோவை, சேலம் ஆகிய நகரங்களுக்கு வேலைக்கு செல்கிறார்கள். கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு முன் அவர்களது போக்குவரத்திற்கு வசதியாக ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு பேசஞ்சர் ரயில் நம்பர் 66601, 66600. அதேபோல் இரண்டாவதாக ஈரோடு, பாலக்காடு டவுன் ஈரோடு ரயில் எண் 666-00, 666-69. கோயம்புத்தூர், சேலம், கோயம்புத்தூர் ரயில் எண் 66602, 66603 ஆகிய ரயில்கள் இயக்கப்பட்டது. பல ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வசதிக்காக மீண்டும் இடையில் நிறுத்தப்பட்ட இந்த ரயில்களை தொடர்ந்து இயக்கிட வேண்டுகிறேன். மேலும் பழைய இசாத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுகிறேன். கொரோனா தொழிலுக்கு முன்பு வரை நடைமுறையில் இருந்த பயணிகளுக்கு சீசன் டிக்கெட் பெறும் வசதியை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தி பயணிகளுக்கு சீசன் டிக்கெட் வழங்கிட வேண்டுகிறேன். ஈரோடு வழியாக செல்லும் அனைத்து ரயில்களிலும், துரித ரயில்களிலும் முன்பதிவு டிக்கெட் பெற முடியாத நிலை உருவாகி இருக்கிறது.
அதை தீர்க்கிற வகையில் அனைத்து ரயில்களிலும் முன்பதிவு இல்லா பெட்டிகள் அன்ரிசர்வ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் இணைத்திட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री N.K. Premchandan ji. Sir, I have given the notice of adjournment motion. I am thankful to the Honorable Speaker for providing me an opportunity to speak on this zero hour. Sir, my zero hour submission is regarding the CBSE exams which took place yesterday. Sir, you may kindly see Class 12 Maths Board examination of CBSE on 6th December. 2021 was highly tough, very lengthy, and even out of syllabus. Sir, most of the questions which was put yesterday in the CBSE Maths examination was out of syllabus. Also, the students are totally depressed and mentally down, and that may affect their future prospects also. And similarly, sir, on 3rd December, English examination of the CBSE English examination of this plus 2 or this class 2 also very tough and out of syllabus. And it is creating much havoc among the students. They are depressed, and it is totally affecting their mental psyche also. So it is very important to note that CBSE 12th examination is very important. The results are very important as far as the higher education is concerned. All the higher education for the professional courses, CBSE, this 12th standard is very important. So kindly address the genuine grievance of the students by making the evaluation process very liberal. Last year also same thing has happened, and the government has taken a very lenient view by taking the evaluation process very liberal. So I urge upon the Ministry of Education. Sir, at the same time, you may kindly see that is a state syllabus, it is very easy. And ICS syllabus, it is very easy, exams are very easy. As far as the CBSE exams is concerned, it is very tough, lengthy, out of syllabus. Hence, I urge upon thousands of students are in difficulty, even the mental Shri psyche is in Vivek. problem. Sir, I am concluding. So I urge upon the government, please take immediate measures so as to redress the grievance of the students by making the evaluation very liberal. With these words, I conclude. Thank you very much. माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विवेक माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवजवलकर जी. मेरे ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की एक मुरार नदी के बारे में मैं सदन के सामने कुछ रखना चाहता हूं। ये मेरे लोकसभा क्षेत्र की मुरार नदी पहले कभी इसमें स्वच्छ पानी बहा करता था, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अत्यंत दूषित हो गई है, प्रदूषित हो गई है। इसलिए जीर्णोद्धार एवं रिवर फ्रंट के कार्य हेतु भारत सरकार ने नमामि गंगे विभाग के दल ने कुछ समय पहले सर्वेक्षण किया था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की टीम ने भ्रमण के दौरान मुरार नदी के संबंध में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। सर्वेक्षण टीम ने आश्वस्त किया था कि प्रोजेक्ट के संबंध में सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के पश्चात इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कार्य होना था, ये पीपुल रिवर कनेक्ट के अंतर्गत होना था। मुरार की दशा सुधारने का प्रयास फिर से दोबारा प्रारंभ हो गया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नमामि गंगे को, और उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्य में तेजी लाएं, जिससे कि फिर से एक बार वो मुरार नदी अपने ओरिजिनल शेप में आ सके। धन्यवाद। जी अध्यक्ष जी, रेलवे के मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत मेरठ हापुड़ खंड पर संपार संख्या 52 जुर्रानपुर क्रॉसिंग बिजली बम्बा बाईपास किलोमीटर 8556 के स्थान पर एक फ्लाईओवर बना हुआ है, जिसका शिलान्यास तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2011 को किया गया था। यह फ्लाईओवर मेरठ हापुड़ रोड तथा मेरठ दिल्ली रोड के बीच के प्रस्तावित बाईपास का अंग है। इस पुल को बनाने से पहले निश्चित ही रेलवे का मेरठ या उत्तर प्रदेश के किसी प्राधिकरण निर्माण एजेंसी से नियमानुसार दोनों ओर की सड़क बनाने का भी अनुबंध हुआ होगा। रेलवे ने तो अपना कार्य तभी पूरा कर दिया, परंतु उस अनुबंध के अनुसार दोनों ओर की सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है तथा परिणाम स्वरूप पुल अधर में लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण बिजली बम्बा बाईपास पर प्रायः जाम लगता रहता है तथा जनता को अत्यधिक कठिनाई होती है। दोनों ओर की सड़क के निर्माण की आखिर किस की जिम्मेदारी थी? विस्तृत कार्य योजना के बिना यह पुल कैसे बन गया? सार्वजनिक धन के साथ की जाने वाली ऐसी लापरवाही अत्यंत चिंताजनक है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ हापुड़ रोड तथा मेरठ दिल्ली रोड के बीच प्रस्तावित बाईपास को शीघ्र बनवाने
तथा इस कार्य में लापरवाही की जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने की कृपा करें। श्री के आपने सुरेश समय दिया, जी। बहुत बहुत आभार आपका। Speaker, sir. Actually, I was moved adjournment. I was given a notice to adjournment motion. Now, Honorable Speaker has converted into a 0 hour. Sir, today is all the media reported very shocking news. In Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, a barbaric incident of the alleged molestation of. मीडिया रिपोर्ट की चर्चा यहाँ नहीं करते हैं। No. Senior member हैं आप। I'm just a point. No. So 17 students who were taken from home on the free text of CBSE practical exam and subsequent registration of FIR against managers of 2 schools in UP, Muzaffarnagar is set to another example of lawlessness and precarious safety of women and children in Uttar Pradesh, where police and government are inconvenienced with the criminals and wrongdoers. It is disturbing to note that while stringent provision of registering case of POSCO are in place, even after fortnight of the accused are yet to be arrested and thereby given ample opportunity to abscond, destroy evidence in the process. Honorable Speaker, sir, the fact girls were allegedly fed food laced with sedatives and molested on the night of November 17. Speaks Satyadev volumes Pachuri about ji. the elaborate conspiracy with the more perpetrators involved and plot that hideous high Shri than the Manoj prima Kotak facie ji. appearance. Sir, I would like to request Honorable Speaker, sir, through you, धन्यवाद through government. अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में पवई तालाब ये एक ऐतिहासिक तालाब है। 125 साल पुराने तालाब का रखरखाव करना ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। हेरिटेज कक्षा में ये तालाब को हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। वहाँ की स्थानिक प्राधिकरण ने इस तालाब के अंदर एक साइकिल ट्रैक बनाने का काम शुरू किया है। इस तालाब को साफ रखना, आजू बाजू के सोसाइटियों के सीवरेज लाइन को दूर करना ये प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन साइकिल ट्रैक बनाने से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है। यहाँ पे क्रोकोडाइल और सांप की विशिष्ट जातियाँ पाई जाती है, इन सबको खतरा हो सकता है। इस तालाब के रखरखाव के लिए और इस तालाब को एक ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त है, मेरी आपके द्वारा सरकार से ये मांग है कि पर्यावरण प्रेमियों की मांग को ध्यान रखते हुए पर्यावरण का एक पैनल भेजा जाए एक्सपर्ट का, और इस तालाब में ये जो काम शुरू हुआ है इसको तत्काल रोक दिया जाए। श्री सत्यदेव पचौरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के प्रश्न जो मेरी संसदीय क्षेत्र से संबंधित है, ESI हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कानपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर लाखों की संख्या में मजदूर काम करता है और बीमित मजदूर काम करता है। और पांडुनगर जो हॉस्पिटल जहां 70,000 से 80,000 मजदूर दिखाने आते हैं, 300 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन 2016 में 376 करोड़ रुपए से नया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए शुभारंभ किया गया। माननीय मंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया, उपकरण भी आ गए, लेकिन भवन अपूर्ण है, कोई डॉक्टर नहीं है। जो पहले अस्पताल था वो भी बंद हो गया, केवल OPD की सुविधा वहाँ रह गई है। और ये अस्पताल केवल कानपुर का नहीं, झांसी, बुंदेलखंड, हमीरपुर, फतेहपुर, सारे जगह के जो श्रमिक थे यहाँ इलाज कराने के लिए आते थे। और मैंने कई बार प्रयास किया है कि ये अस्पताल जो थोड़ा सा अपूर्ण रह गया है वो पूर्ण हो जाए। जो उपकरण खरीदे गए हैं जिनमें जंग लग रही है वो लगा दिए जाएं, डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाए,
ताकि जो वहाँ के श्रमिक हैं, बीमित श्रमिक हैं, उनको इलाज की एक अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस ओर ध्यान दें और ये अस्पताल जो अपूर्ण है उसको पूर्ण कराएं और जिससे श्रमिकों को जो सुविधा जिससे आज वो वंचित हैं लाओ वो श्री मिल कृष्णा सके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Speaker, sir, I would like to bring to the attention of the House an important matter regarding the urgent maintenance of Srisailam and Nagarjuna Sagar Dam, sir. The Srisailam Dam is the second largest capacity working hydroelectric station in the world, sir, in the country, sir. Nagarjuna Sagar Dam is the tallest masonry dam and has the largest canal system in India, sir. A large quantum of people, both from Andhra and Telangana, are dependent on these two dams, sir. Some repair work has been carried out in Srisailam Dam, but recommendations made by the DRIP expert panel lie unimplemented, sir. Particularly, the winding pool of the base of the Srisailam is dangerous, sir, in dangerous situation. In 2020, the right canal gate of the Nagarjuna Sagar broke away, sir, and there's a lot of wastage of water that has happened during that time, sir. So, to prevent this, more such incidents from happening, the entire dams needs to be maintained properly, sir. An influx of capital and manpower are needed to ensure this. I request urgent repair work to be carried out on Srisailam and Nagarjuna Sagar dams, sir, with the help of government. Special plunge pool management, which is important aspect of the dam maintenance and safety. A dam burst analysis, which is very important for both these dams to be conducted to record the effects of the dam, sir. Sir, just I'll finish off, sir. Now this both these dams comes under the jurisdiction of KRMB. The Jal Shakti Minister should focus on ensuring the dam safety, sir, and instead of quoting technicalities and to shy away from this, they should take the responsibility, sir. Thank you very much. एडवोकेट डीन क्रियाकोस जी, माननीय सदस्य। माइक चालू है, आप शुरू करो आवाज। Sir, I moved an adjournment notice today. I'm not repeating that subject again. I raised that matter yesterday regarding with Mullaperiyar Dam shutter management issue. Yesterday night also 12,000 cusecs water was released by Tamil Nadu. I seeking the intervention of Honorable Prime Minister to solve this issue, sir. Stop this inhuman activity again. To ask the Tamil Nadu government to stop that activity, releasing this much water quantity, water to the downstreams. That's my adjournment motion notice. I'm coming to my 0 hour submission, sir. It's regarding with the MSP related with cardamom farmers. That means 60% of cardamom production all over India taking consideration. That's from my district. Now the cardamom farmers are in a critical situation. We want MSP in cardamom, sir. The issues are related, different. That means due to COVID and the farm laws implementation, anybody can have the online trading at anywhere without the control of spices board. That is the issue, sir. So that's why we are requesting for MSP. For that, firstly include in the CACP list, sir. Firstly, include this commercial crop cardamom to CACP list and announce the announce the MSP rate as 2,000 rupees per kg. Dr. Rajdeep Rai. Thank you, sir. Dr. Rajdeep Rai. महोदय, बांग्ला मेरी मातृभाषा में बात रखने के लिए आपने अनुमति दिया, इसलिए मैं पहले आभार व्यक्त करता हूं। नोटिस दे दिया था क्या आपने? हाँ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে সমস্যা গম্ভীর সমস্যা নিয়ে আপনাদের সম্মুখে আপনার মাধ্যমে আমি সদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, সেটা শুধু আমার সমষ্টির সমস্যা নয়, পুরো ভারতবর্ষে এরকম ঘৃণ্য অপরাধ একটা দুষ্টু চক্র করে আসছে। মহোদয়, আমাদের এইখানে যে সমষ্টির থেকে আমি আসি সেখানে বিশেষ করে যারা পেনশনার্স আছেন কিংবা রিটায়ারমেন্টের পরে তারা যারা থাকছেন গিয়ে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে দেখা যাচ্ছে কিছুদিন পরেই তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পয়সা কোনো ফ্রডস্টারের হাতে পড়ে সেটা ব্যাংক থেকে সব টাকা অর্থ যারা পুরো জীবন কষ্ট করে
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা অর্থ উপার্জন করেছিলেন তাদের সব টাকা উধাও হয়ে যাচ্ছে। সেই যারা এরকম যারা শিকার হচ্ছেন তারা পুলিশের কাছে যাচ্ছেন, পুলিশ তো কেস রেজিস্টার করছে, আসামে তো পুলিশ কেস রেজিস্টার করে, কিন্তু সমস্যা এটা হচ্ছে যে পুলিশ তাদের ইনএবিলিটি ডিসকাস করছে যে আমাদের কাছে এই ফ্রডস্টারকে ধরার মতন কোনো আমাদের কাছে উপায় নেই। তারা পরবর্তীকালে যখন ব্যাংকে যায়, ব্যাংকেও দেখা গেছে ব্যাংকের যারা অফিসাররা আছেন ব্যাংকের অফিসাররাও সেই ফ্রডস্টার কিংবা যারা এই ঘৃণ অপরাধ করছেন তাদেরকে ধরার জন্য তাদের কাছে কোনো টেকনিক্যাল কোনো নলেজ, তাদের কাছে কোনো টেকনিক্যাল নোহাও নেই। আমি আজকে যেটা লেটেস্ট ডাটা আমার সমষ্টি থেকে কালেক্ট করেছি, 2019-এ 276টা কেস, 2020-তে 197টা কেস, আর এই বছর এখন অবধি 231টা কেস হয়ে গেছে। আমরা যদি 545টা সমষ্টি ধরি তাহলে আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আন্দাজ করতে পারবো পুরো ভারতবর্ষে এইরকম ফ্রড হচ্ছে। আমার কাছে একটা ডাটা আছে যে আমি আনকনফার্ম, যদিও আমি বলতে চাই না ভারতবর্ষের কোনো একটা প্রদেশ থেকে সেই রকম হচ্ছে। আপনার রাজবীর দিলের জি, আপনার এক লাইনে শেষ করছি মহোদয়, এক লাইন। আপনার মাধ্যমে আমার ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী এবং বিত্তমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ যে কোনো বিশেষ আইন এনে যাতে যারা এরকম টাকা পয়সা অর্থ উপার্জন করে ব্যাংকে রাখছেন তাদের যাতে টাকা পয়সার প্রোটেকশন করা যায় সেরকম ভাবে কোনো চিন্তা করার জন্য। ধন্যবাদ মহোদয়। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपनी संसदीय क्षेत्र हाथरस की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हाथरस जंक्शन पर कालका मेल तथा महानंदा एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव होता था, जिसको कोरोना काल में निरस्त कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता की भारी मांग पर पूर्व में भी सदन में इन दोनों गाड़ियों के हाथरस जंक्शन के ठहराव की मांग रख चुका हूं, जिसका निवारण अभी तक नहीं हुआ है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त दोनों गाड़ियों के साथ साथ मगध एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस को हाथरस जंक्शन पर 1 मिनट का ठहराव करने की कृपा करें। धन्यवाद। मोहन भाई कुडारिया। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे मत क्षेत्र राजकोट सोननगर रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य बहुत टाइम से चल रहा है, परंतु उस कार्य कब पूरा होने वाला है? वो दोहरीकरण केवल राजकोट के लिए नहीं परंतु सौराष्ट्र क्षेत्र और दुनिया भर के तीर्थ यात्री को सौराष्ट्र क्षेत्र में ऐतिहासिक सोमनाथ और द्वारका और गिर जंगलों देखने के लिए यात्री को दुनिया भर से आता है। इसके लिए सोननगर राजकोट दोहरीकरण जल्दी पूर्ण होने के लिए माननीय अध्यक्ष श्री आपका माध्यम से मैं मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री TR पारिवेंद्र जी। Honorable Speaker, sir, thank you for the time. In my parliamentary constituency, Perambalur, we required a railway overbridge in Kuluthalai and Manapare Road. Due to lack of railway overbridge, public facing many problems like heavy traffic in peak hours, delay of school vehicles, more fuel consumption, and even ambulance struggles to reach the Kuluthalai GH and other private hospitals in the Kuluthalai. Because of the frequent closure of this railway gate, a sad incident had happened in 10/8/2015, whereas Panchayat president of the village expired due to cardiac arrest as they could not reach the hospital, which is the other side of the railway. This railway overbridge request is pending for several decades. Honorable Speaker, sir, I would like to request the central and state government authorities through you to look into this matter and see that railway bridge is given. Thank you. मौलाना बदरुद्दीन अजमल जी। सर, मैं आपका ध्यान हमारे आसाम के एक बहुत संगीन मामले की तरफ कराना चाहता हूं। 22 सितंबर 2021 को आसाम सरकार की तरफ से बगैर कोई ऑल्टरनेट इंतजाम किए बगैर दरंग जिला के सिपाजार इलाके में वाक़ कई गांवों में
जिसमें 800 से ज़्यादा फैमिलियाँ रहती थी सर उनको बेघर कर दिया गया और वो 50-50 साल से वहाँ के रहने वाले लोग हैं। और इस तरीके से पूरे आसाम में ये सर्दियाँ शुरू हो गई है, तूफान रहता है, बारिशें भी होती है। इस खुले मैदान में उन लोगों को छोड़ दिया गया, उनका सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। वहाँ स्कूल भी था सर, वहाँ हॉस्पिटल भी थे, इस किस्म के इंतजाम थे। बच्चों के पढ़ने का कोई जगह नहीं रखा गया और उनको खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। प्रतापन जी, ये पूरे आसाम में ये चल रहा है। इसको सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको फौरन बंद किया जाए और उनका ऑल्टरनेट कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। थैंक यू। Honorable Speaker, sir, the current inflation and the price hike in the country is a clear example of the failure of this government. By the last 7 years, this country has seen how a suitable sarkar can destroy a nation. There are two माननीय GDPs सदस्य, ये in शून्यकाल India. का सब्जेक्ट है क्या? Yes, sir. Yes. आप 1 मिनट में खत्म करें आप बात। Same subject, sir. There are शून्यकाल two में GDPs. माननीय 1 मिनट, माननीय सदस्य शून्यकाल में अपने लोकसभा क्षेत्र के विषयों को उठाएंगे। अब बड़े विषय को उठाना शून्यकाल में उचित नहीं। This is price hike, sir. हाँ, तो आपको इस पे डिबेट होगी ना। There are two GDPs in India. One, gas, diesel, petrol is increasing, and the other one, gross domestic product is decreasing. Is a paradoxical government with paradoxical policies. When I bought tomato last month, it was 50 rupees per kilo. Now it is 110 rupees per kilo. Potato, it was 19 rupees and now it is 35 rupees. Rajiv Pratap Rudy ji. And I don't want to read this disappointing list. Sir, please, sir. 80% of our population is suffering and the government is releasing their लॉटरी में नाम खुला corporation funds, corporate funds. Government is looting by tax. सर माइक बंद करवाए जल्दी से। हाँ। नौ श्री राजीव प्रताप रूडी। अध्यक्ष जी, ये मेरा अध्यक्ष जी, मेरा ये सौभाग्य है कि आप सदन में बैठे हैं और हमारे माननीय अध्यक्ष के रूप में सर नीति आयोग ने सर ये अनफेयर है। मेरे बात बोल देना यार, सर आई कंक्लूड। क्या कंक्लूड करोगे आप? सर, मैं कंक्लूड हो ही नहीं सकता। सर, टमाटर आलू के भाव बताने। If government does not feel responsible, please stop this circus and save our country. This government will do nothing to solve this because their corporate friends don't like it. राजीव प्रताप रूडी जी, नो। यस सर, यस सर। देश में जो सर्वोच्च संस्था है नीति आयोग, और देश के नीति निर्माण की जिम्मेवारी उस पर है। अभी हाल फिलहाल नीति आयोग ने, जिसके अध्यक्ष जिसके राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं, अमिताभ कांत किसी का नाम मत लो आप तो। नहीं सर, वो प्रकाशित डॉक्यूमेंट है जो पार्लियामेंट में भी है और पूरे भारत के सामने है। ये वो सरकारी व्यक्ति हैं जो इसके अध्यक्ष हैं, और प्रधानमंत्री जो तो नीति आयोग के अध्यक्ष ही हैं। सर, अभी उन लोगों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है पूरे भारतवर्ष का, और उस रिपोर्ट का नाम दिया है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको यूएनडीपी ने भी वेट किया है और ये प्रकाशित हुआ है, पूरे भारत में छपा है, जिसमें राजस्थान भी है, बिहार भी है। और इसमें स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी और पूरे देश में सबसे गरीब राज्य कौन है और उसके क्या क्या मानक हैं उसको प्रमाणित किया है, और सबसे अच्छे राज्यों का परफॉर्मेंस के बारे में लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, और आपको जान के, सदन को जान के ये आश्चर्य होगा कि आज बिहार को पूरे 28 राज्यों में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में हमारा 51%, जो भारत का लोएस्ट है, और इसी तमिलनाडु सबसे अच्छा है भारत। ये रिपोर्ट जो नीति आयोग का है उसमें 4% लोग पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर है। महोदय, आप जान के आश्चर्यचकित रहेंगे कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है,
इसमें तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा देश, राज्य का बड़ा हिस्सा होने के बाद सबसे अच्छा और बिहार सबसे कम है। माननीय रविशंकर प्रसाद जी बैठे हैं, इस विषय से सहमत होंगे, माननीय गिरिराज जी भी बहन। न्यूट्रिशन में हम 52% कम है। हमारा मेंटल हेल्थ बिहार का 45% कम है। स्कूल अटेंडेंस देश में बिहार का सबसे कम है जो 12% है। सैनिटेशन में हम 73% पीछे हैं। एसेट्स में यानी कि टीवी, फ्रिज, गाड़ी, पूरे भारत में बिहार सबसे कम है 24%। महोदय, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो आज मैंने बीच में एक सदन में एक दिन कहा कि बिहार को पूरे रिपोर्ट में भारत सरकार के प्रतिवेदन में कहा गया ये बैकवर्ड है, और उसी बैकवर्ड राज्य का मैं एक सांसद हूं, तो मैंने भी अपने आप को बैकवर्ड घोषित किया कि मैं बैकवर्ड की श्रेणी में रहते हुए बिहार के इस हालात पर पूरे भारत को बताऊंगा और आप सब सदन से मदद मांगूंगा कि देश तब तक नहीं बढ़ सकता है जब तक बिहार आगे ना बढ़े। और इसीलिए मैं बार बार ये उठा रहा हूं कि देश को अगर चलना है तो इस 14 करोड़ की आबादी को साथ लेकर चलना होगा। हम अगर देश में सबसे, किशनगंज देश का सबसे गरीब जिला, अररिया देश का सबसे गरीब जिला, मधेपुरा देश का सबसे गरीब जिला, महोदय मैं ये कह रहा हूं, मैं पीड़ा के साथ पूरे सदन को आह्वान कर रहा हूं कि देश के इस 12 करोड़ लोगों की उपेक्षा होती रही तो इस देश का निर्माण की बात हम पूरा नहीं करें। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से देश की सरकार से और बिहार की सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस पिछड़े राज्य के, इस पिछड़े व्यक्ति के मांग को सुनी जाए और उस पर कार्रवाई की। जी रंजीत रेड्डी जी। नहीं है सर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। श्री बी कलानिधि जी। Sir, thank you very much, sir. Sir, the recent monsoons have wreaked havoc in South Indian states, sir. Andhra, Kerala, parts of Kerala, Pondicherry and Tamil Nadu were badly affected. And especially in Tamil Nadu, sir, it is recorded the third highest amount of rains ever in the history over the last 200 years, sir. So it has caused a lot of inundation and more than 150,000 acres of farmlands have been destroyed. So I request the government to the Honorable Chief Minister has written to the government seeking relief where about 2,500 crores of interim relief has been requested, sir. I request you to provide that, and also during this weather conditions, there is an app called Mosam, sir. So when flying from Delhi and to and from Delhi, I was told Mosam is weather. So Mosam kharab hai, sir, because the app is also very bad because that app does not give adequate detail about forecasting of rains, which will be very useful for the common people, and it is available only in English and Hindi, sir. I request that the app should be made available in all regional languages so that every can benefit from that, sir. Thank you very much. Shri Lalari Rangaiya ji. Please allow me to tell you why we need caste-based census. Our Indian society is stratified on the basis of caste, whether we believe or not, whether we agree or not. It is a reality in the ground that all Indians are not socially equal and all Indians are not economically equal. In this country, the top of 10% of population owning, sharing and enjoying 74.3% of the nation's wealth, while the bottom of 50% of this population are depending only 2.8% of national health. In the middle of 40% of the population holds 2.9% of the nation's wealth. This data gives us clear picture of the increasing class-based inequality in the Indian society. Sir, we are sitting at the country's highest lawmaking body. We must reduce the gap between the rich and poor, sir. It is high time to take caste-based census, sir, in order to get clarity which caste groups have benefited largely from the development of story of India and which caste groups have left out. I am very happy to inform this August House that the Legislative Assembly of my state, Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of Jagan Mohan Reddy Garu, has resolved unanimously and recommend the Government of India to take up caste-based census. Hence, I request the central government to conduct caste-based census at the earliest without further delay. Thank you very much, sir.
श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I would like to draw the attention of the government that across the country, residents doctor of medical colleges have been resorting to strike, as a consequence of which the entire health services have been adversely affected. Therefore, I would like to flag the attention of the government that at least they should come forward and try to proactively solve the issue, because we all are aware that COVID-19 new variant Omicron is becoming a new looming threat which is already started emerging in our country. And to that score, those residential doctors are supposed to play a very significant role. According to their statement, India has been suffering a shortage of 40,000 of doctors. So right at the situation when we are destined to face the onslaught of Omicron afresh, we need the services of the doctors. Therefore, government said that their objection is, the doctors' protest is that the NEET PG counseling process is being delayed by the lackadaisical attitude of this government. So it is the doctors from across the country. They have been resorting to such kind of strike as a gesture of protest, so as to draw the attention of this government. So government should come forward and take a remedial measure as early as possible. Thank you, sir. DM Kadir Anand ji. Thank you, Honorable Speaker, sir. Ambur and Vanimbadi are two important commercial towns in my Vellore Lok Sabha constituency. Both contribute substantially to the foreign exchange and exchequer. Construction of a rail overbridge at Vanimbadi and Reddy Thopu in Ambur are pending for several years. It is LC 533. These two railway overbridge are very important for the passengers of commuters of all walks of life, including office goers, school and college students. At Reddy Thopu, the existing underpass is awfully inadequate for large number of commuters who have no other way to cross from both the sides. During rainy time, the underpass is full of water and sewage water. This is the plight of people of Ambur, which can be solved only by construction of a railway overbridge at the Reddy Thopu area in Ambur. This will benefit the entire area. This I have raised many times in this August House, but still the project is pending and it has not been taken up. Secondly, sir, before Corona, there were 3 trains, Kaveri Express, Aircard Express and Samraj Express, which were stopped at Ambur station, but after Corona, it has not been stopped. So I request to the Honorable Speaker to stop the station. And again, another town is Vaniambadi, where there is another bridge which is required, LC 81. Nearly 120 trains cross this LC 81. And people cannot commute from this way to other, and they are all standard. Sir, 1 minute, sir. I am concluding, sir. So I definitely need a railway overbridge. This project was commenced in the previous years, but I don't know for what reason the project was stopped again. And now I request to the Speaker to expedite this process and construct an overbridge at Vaniambadi. Thank you, sir. Gopal ji Thakur. मेरे संसदीय क्षेत्र दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला क्षेत्र पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उद्योग एवं कल कारखाने के अभाव के कारण यहाँ के अधिकांश आबादी बरसात के समय दूसरे राज्यों और महानगरों को पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी होती है। महोदय, मिथिला क्षेत्र में प्रमुख रूप से गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलों का उत्पादन किसानों के द्वारा किया जाता है और इस फसल को बोते समय किसानों को डीएपी और यूरिया खाद की आवश्यकता होती है। महोदय, विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र और मेरे संसदीय क्षेत्र में इस दोनों खाद की किल्लत हो गई है। किसान काफ़ी परेशान हो गए हैं।
हम आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं, जो तत्काल समस्या के समाधान हेतु डीएपी और यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में दरभंगा संसदीय क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र में भेजी जाए, ताकि वहां के किसानों को अशोक बुआई में काम आ सके। और निश्चित रूप से अशोक महादेव राव राज्य सरकार से इस खाद में जो हो रहा है बिचौलियों के द्वारा जमाखोरी, उस पर भी लगाम लगाया जाए। बहुत ही महत्व का प्रश्न पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली चिमूर, जो कि देश का शायद सबसे बड़ा घना आदिवासी बहुल नक्सल प्रभावित और विकसित उद्योगवित क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में गढ़चिरोली, चंद्रपुर और गोंदिया 3 जिले आते हैं। अध्यक्ष महोदय, तीनों जिले का नवंबर महीने में, पिछले महीने में भारी वर्षा आने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ गया है। अध्यक्ष महोदय, कपास, तूर, चावल, सोयाबीन आदि फसलों का नुकसान हो गया है और इसलिए अध्यक्ष महोदय किसान संकट में आ गया है। अध्यक्ष महोदय, पहले ही कोरोना का संकट और फसलें का नुकसान होने का संकट, और इसलिए किसानों में चिंता उत्पन्न हो गई है। अध्यक्ष महोदय, भविष्य में बच्चों की शादी, पढ़ाई, उनके पालन पोषण कैसा करना, इसकी चिंता उन्हें लगी है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जिन किसानों का नुकसान हो गया है, हजारों हेक्टर किसानों का नुकसान हो गया अध्यक्ष महोदय, हजारों हेक्टर खेती का, और इसलिए मेरे आपसे अनुरोध है कि सरकार के माध्यम से तुरंत जिन किसानों का नुकसान हो गया है उनका सर्वे करके उनको मुआवजा दिया जाए। और अध्यक्ष महोदय, उनकी मांग है कि प्रति एकड़ 10,000 रुपये और हेक्टेयर 25,000 रुपये देना चाहिए। और मुझे मेरी और दूसरी ये भी मांग है कि केंद्र सरकार के माध्यम से टीम भेजकर उनका सर्वे और पंचनामा किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र से नए सदस्य चुनकर आए हैं, वह भी पहली बार बोलना चाहते हैं, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई बात नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा में माननीय कृषि मंत्री जी से अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले 2 वर्षों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा में केला, गन्ना, कपास, मिर्च, हल्द, दलहन और तिलहन की सारी फसलें होती है और केला देश ही नहीं विदेशों में भी निर्यात हो रहा है। लेकिन आंधी, तूफान और ऐसे अनेक प्रकार की आपदाएं आ रही है और उसके बावजूद किसानों को जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ मिलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत की। इसके पहले किसानों को उसका लाभ मिला भी, लेकिन 2 वर्षों से किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे किसानों की समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। श्री SS आलूवालिया जी। धन्यवाद सर। मैंने बंगाली में बोलने के लिए अनुरोध किया है, उम्मीद करता हूं इंटरप्रेटर होगा। अध्यक्ष महाशय, गत सप्ताहे बंगोपसागरे अर्थात बे ऑफ बेंगले একটা জওয়াদ চক্রবাত উঠেছিল, যেটা একটা আরবি নাম। জওয়াদের অর্থ হচ্ছে উদার, কিন্তু সেই উদারতাটা
পশ্চিম বাংলার উপরে আর উড়িষ্যার উপরে ওনারা দেখান নাই। এই চক্রবাত যার জন্যে অনেক কৃষি ভূমি তার চাষিদের যে চাষ করা ধান ছিল, আলু ছিল, সরষ ছিল, পেঁয়াজের চাষ ছিল, সব নষ্ট হয়েছে। আমি যেহেতু বর্ধমানের সাংসদ, বর্ধমানকে পশ্চিমবঙ্গর অন্নের ভান্ডার বলা হয়, গ্রিনারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ নোন অ্যাজ বর্ধমান। আমি সেই লোকসভা থেকে সাংসদ আছি, আর ওখানে লক্ষাধিক হেক্টর চাষের মাটি এই চক্রবাতে নষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাষের লোকসান হয়েছে ধানের। আর মহাশয়, আমি আপনাকে বলতে চাই, আমাদেরই এই বর্ধমান জেলায় গোবিন্দভোগ চাল তার চাষ হয়, যেটা গোবিন্দকে ভোগ লাগাবার জন্য যে চালের উপয়োগ করা হয় তার চাষও ওখানেই হয়। তার অনেক নষ্ট হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা পশ্চিমবাংলায় লাগু হয়নি। আমার চিন্তার বিষয় এটাই, যার ফলে আমি আপনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী থেকে দাবি করতে চাইছি যে কি একটা উচ্চস্তরীয় তদন্ত দল পাঠাতে, যে প্রাকৃতিক আপদায় কত লোকসান হয়েছে আর সেই লোকসানের যারা এফেক্টেড হয়েছে চাষিদের, তাদের কিভাবে ক্ষতিপূরণ করা যায়। যখন ওখানে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা নেই, তো প্রধানমন্ত্রী একটু দয়া করে যদি ওখানকার চাষিদের জন্য এই উচ্চস্তরীয় দল পাঠিয়ে একটা রিপোর্ট আনিয়ে পশ্চিমবাংলার মাধ্যমে এই চাষিদের মদত করেন, তার জন্যে পশ্চিমবাংলার মানুষ কৃতার্থ থাকবে। ধন্যবাদ। श्री रविंद्रनाथ। Thank you, Speaker, sir. Sir, in Tamil Nadu, grape is cultivated in an area of 2,800 hectares, out of which 2,184 hectares of land are in my Theni parliamentary constituency. So the district of Theni accounts for major share of grape production in Tamil Nadu. To extend the area of cultivation of commercial grape varieties and to encourage involvement of farmers in grape cultivation with application of scientific methods, as well as to increase research and development programs. So I hence request the government through you, sir, to take appropriate action to include the grapes research station Anamalayanpatti in my Theni Parliament constituency as one of the regular center under Indian Council for Agricultural Research, All India Coordinated Research Project on Fruits Program with adequate staff, funds and infrastructure. Thank you, sir. श्री अमर सिंह जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने फतेहगढ़ साहब सर सरहंद जिहड़ी पुराना कहिंदे सी, उत्थे सर जो शहीदी होई सी छोटे साहिबजादियां दी, दसम पातशाह दे छोटे साहिबजादियां दी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी दी 1705 च सर हर साल दसंबर महीने विच उदों एनुअल जोड़ मेल हुंदा, मेला नहीं, वो सैलीब्रेशन नहीं, अफसोस है, लोग सौरव मनाउण जांदे आ और 10 12 15 दिन च करीब 1 करोड़ लोग उत्थे आउंदे ने। लेकिन अफसोस नाल सर मैनू कहना पै रहा कि रेलवे ने जिन्नियां भी साड़ियां धार्मिक ट्रेनां उत्थे रुकदियां सी, सचखंड एक्सप्रेस जिहड़ी नादेड़ साहब नूं जांदी आ, हेमकुंड एक्सप्रेस जिहड़ी हेमकुंड साहब दे तरफ जांदी आ, बेगमपुरा सरियो जिन्नियां सर धार्मिक ट्रेनां सी वो सरहंद तो फतेहगढ़ साहब तो बंद कर दित्तियां गईयां। मैं मंग करनी चाहना वो सारियां स्टार्ट करो, बल्कि 1 करोड़ लोग आउंदे आ उत्थे, स्पेशल ट्रेनां शुरू करो 15 दिसंबर तो। और नाल ही कहना चाहना कि फतेहगढ़ साहब नूं इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट च इंकलूड करो। ये बहुत इतिहासिक और धार्मिक जगह बहुत मशहूर हैगी आ पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती हेमा मालिनी जी। Dhanyavad. My subject is
Amendments in Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. Speaker sir, I'm sure many animal lovers, especially the younger generation, will be very happy that I'm bringing this matter in the House today. Article 51A of our Constitution states that it is the fundamental duty of every Indian citizen to protect and improve the natural environment, including forest, lake, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. Nonetheless, numerous incidents of animal cruelty have been brought to light through media in recent years. Brutal crimes against animals, such as the death of a pregnant elephant that ate a pineapple with explosive in it, dog beaten to death, puppies set on fire, dragging dog tied to a scooter, rape of cow, and execution of monkeys, putting them on a fire just for their own pleasure, are reported from across the country. The Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 is a legislation that exclusively makes the provision to prevent the infliction of unnecessary pain or suffering on animals. The Prevention of Cruelty to Animal Act is now more than a 6 decades old legislation with no major amendments in recent times. Monetary fines imposed for crimes against animals continue to be meager in the range of ₹10 to 100 rupees. This could be one reason the legislation has not been able to act as a deterrent to animals' cruelty. Severe punishment should be levied on these cruel people. As informed to me, government has received many suggestions, petitions and requests from various organizations working for animal rights to increase the existing penalties. The government acknowledged that penalties prescribed in the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 are minimal and do not act as a deterrent. The 261st report of the Law Commission had laid down some guidelines and listed suggestions in 2015 which have not yet been incorporated. Speaker sir, it is high time India needs a stronger animal protection law to prevent cruelties. My request to the government is must strengthen country's animal protection law, making amendments in Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. Thank you so much. श्री MVV सत्यनारायण, माननीय सदस्यगण, अपनी बात को 1 मिनट में समाप्त कर दे। 1 मिनट बाद घंटी बज जाएगी। सब रेडी हैं सदस्य? 1 मिनट बाद। मोशन था, उस पर दे दिया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। जिनको कल मौका नहीं मिलेगा उनको पहले आज मिलेगा। जिनको कल मौका मिल गया उनके चांसेस कम हैं। हो सकता है। Thank you very much, sir, giving me this opportunity. The state government of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of Sri Y.S. Jagannath Reddy, has adopted a resolution in the State Assembly requesting the Centre to drop the proposal privatization of Vizag Steel Plant. Government of India is yet to take decision. I am happy to say that this is only steel plant in India got awarded the 4-star rating in export steel by DIG for frozen trade. I would also like to draw the attention of the government of India that the Vizag Steel Plant has made huge investment in OMDC, Orissa, but till date, no raw materials has reached to Vizag Steel Plant. In spite, the Vizag Steel Plant is a Navaratna company under the Ministry of Steel. No permission has been given to get funds from public or private banks. It is very pathetic. I request through you, sir, to government to allot iron ore mines immediately and drop the decision of privatization. Please, sir. The Vizag Steel Plant has expanded its capacity without 6th coke oven battery, but in order to produce coke, the steel plant is awaiting for permission to construct the battery. It is very sad to bring to your notice, sir, that no spare parts are available for maintenance of the plant, and
especially in batteries. Please, sir. I therefore urge upon to the government through you, sir, this August House for providing necessary assistance at the earliest possible, sir. Please. Conclude now. Please give me. Finish karo. Sir. Last sentence. Okay, sir. Please, through you, sir, I am requesting, please don't privatize the steel plant. This is Vizag and Andhra Pradesh people, the sentiment, sir. Please, I am requesting through you, sir, to government, please. धन्यवाद.